So hello everyone, this is Sachin. Welcome to Mind Mingle Academia. This is the sociology series. इसके अंदर हम जो सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनके हम एमसीक्यूज़ को लगाएंगे, है ना। ये काफ़ी सुपर हेल्पफुल होने वाला है सीयूटी के लिए भी और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, जहाँ पर हमें एमसीक्यूज़ देखने को मिलते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, जितने भी सोशोलॉजी के अंदर जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, उन्हें कवर अप करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट जो टॉप एमसीक्यूज़ हैं उन्हें लगाएंगे, है ना। जिससे क्या होगा, टॉपिक तो प्रिपेयर हो ही जाएगा, उसके साथ उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम कॉलोनियलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? देखिए, कॉलोनी से हमें बस एक ही चीज़ ध्यान में आती है कि इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, है ना। तो देखिए क्या होता है, जब कोई भी एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अपना हक जमा लेती है, वो उसकी कॉलोनी बन जाती है। अब सोशियोलॉजी के अंदर इसे दूसरे तरीके से देखा गया है, तो हम उसे भी समझते हैं। Colonialism is a social formation in which the basic control of the economy and society is in the hand of a foreign capitalist class। देखिए, कोई भी एक कंट्री की कोई एक फॉरेन कैपिटलिस्ट क्लास, जैसे ब्रिटिश क्राउन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हमारे इंडिया के अंदर आई, है ना। उसने पहले अपने ट्रेड के ऊपर, यहाँ के ट्रेड के ऊपर अपनी मोनोपोली बनाई। आफ्टर दैट धीरे धीरे उसने इकोनॉमी और जो हमारे यहाँ की सोसाइटी थी उसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाया। जब कोई भी किसी भी कंट्री की चीज़ें इकोनॉमिकली और सोशली जब दूसरी फॉरेन कैपिटलिस्ट क्लास के हाथों में जाने लगती है ना, और उनकी कंट्रोल में आ जाती है, तो उसे हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अनलाइक कैपिटलिज्म वेयर द सरप्लस इज एप्रोप्रिएटेड बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अंडर कॉलोनियलिज्म सरप्लस इज एप्रोप्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर स्टेट। अब इसे समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, है ना, कोई भी एक इंसान है जो प्रोडक्शन कर रहा है और वो उसका ऑनर है, लेकिन वो रियल में उसका ऑनर नहीं होता है। जो भी उसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो भी वो कहीं ना कहीं कोई और उसे होल्ड कर रहा होता है। जो कंट्रोल होता है वो किसी और के हाथ में होता है। सपोज करके चलिए कि आप अपनी लैंड के ऑनर हैं और आप उसमें कुछ भी उगा रहे हैं, लेकिन उस पर आपका हक ऐसे ना हो कि मैं आपके ऊपर रूल कर रहा हूँ एक तरीके से, तो जितना भी प्रोडक्शन आपने किया है उसे मैं ले लूँ, है ना, या फिर उस पर एक भारी भरकम टैक्स लगा दूँ। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो इनडायरेक्टली मेरे हाथों में चला जाएगा। मिनिमम जो चीज़ें होंगी वो आपके पास रह जाएंगी। अब कॉलोनियलिज्म के अंदर यही सब तो होता है। कॉलोनी जब कोई भी कंट्री बन जाती है तो उसका जो सरप्लस रेवेन्यू होता है वो कहीं ना कहीं जो उसको रूल कर रहा है उसके हाथों में चला जाता है। So third point is colonialism is characterized by an unequal economic exchange between the colony and the colonial states। देखिए, अनइक्वल एक्सचेंज कैसे होता है इकोनॉमी के अंदर, कि जब भी कोई कंट्री है, ब्रिटेन क्राउन की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के पर्पज से आई। अब वो यहाँ से धीरे धीरे, पहले तो नॉर्मली ट्रेड ही कर रही थी, उसका उद्देश्य बस ट्रेड करना था ऐसा माना जाता है ना। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया और वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाने लगी और वहाँ पे उसके गुड्स तैयार कर रही थी और फिर दोबारा हमारे ही कंट्री के अंदर लाके उस रॉ मटेरियल के गुड्स को बेच रही थी। मतलब रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से लेके गई, लेकिन फिर क्या किया, उसने उसके गुड्स तैयार किए और उसे हमारी कंट्री में बेचा, जिससे क्या हुआ, हमारी कंट्री उनके लिए मार्केट बन गई। मतलब वो डबल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, यहाँ से सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल को ले रहे हैं और हमारी ही कंट्री के अंदर लाकर उन सारी चीज़ों को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है इकोनॉमिक एक्सचेंज, अनइक्वल इकोनॉमिक एक्सचेंज हमें दिखाई दे रहा है। कॉलोनियलिज्म के तीन मेन स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है मोनोपोली, ट्रेड एंड प्लंडर। किसी कंट्री को हम अपनी कॉलोनी बना रहे हैं, उसके ट्रेड के ऊपर मोनोपोली बना लेना और उसे प्लंडर करना। एक तो लूटपाट तो मस्ती है, लेकिन मोनोपोली मेन होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने हमारे इंडिया के जितना भी पूरा ट्रेड था, सी रूट से आने वाला ट्रेड, जो भी टी प्रोडक्शन, कॉटन, इंडिगो, सब पर उसने क्या किया, मोनोपोली बना ली थी, है ना। सेकंड स्टेज होता है एरा ऑफ फ्री ट्रेड, खुद के लिए फ्री ट्रेड तैयार करना जिससे हमें टैक्स वगैरह पे ना करना पड़े। थर्ड स्टेज होता है एरा ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, जो कंट्री रूल कर रही है किसी कंट्री को, उसे धीरे धीरे इरोड कर देना, उसे इकोनॉमिकली इतना वीक कर देना कि कभी वो उठ भी ना पाए, है ना। द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया वॉज एक्सप्लेन्ड बाई द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ बाई दादा भाई नारोजी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटेन क्राउन था, उसने हमारी इंडिया को लूटा है ना। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, हमारी कंट्री को मार्केट बना लिया था। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है वो दादा भाई नारोजी के द्वारा दी गई है। आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमारे इंडिया को प्लंडर किया। नाउ न्यू कॉलोनियलिज्म इज द कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलोनियलिज्म बाई नॉन फॉर्मल मीन्स। इसे हम एमसीक्यूज के अंदर कवर अप करेंगे। देखिए, अगर आप
ये समझ रहे हैं ये काफ़ी डिटेल्ड वर्जन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये एक टॉपिक को उठाया जा रहा है। जैसे अभी मैंने कॉलोनियलिज्म को उठाया, उसके शॉर्ट जो पॉइंट है मैंने उन्हें बताया। अब मैं यहाँ पर एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा। तो इससे क्या हुआ, पहले हमें कोई एक वर्ड था, जैसे माइंड में कॉलोनियलिज्म आया तो उससे रिगार्डिंग जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती थी वो क्लियर हो गई। उसके बाद जब हम एमसीक्यूज लगाएंगे तो वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, उसका जो होल व्यू है उसे हम देख पा रहे हैं, है ना। मेन मेरा यही मोटिव है कि आपको चीज़ों की खबर होनी चाहिए, आपको टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। ये कोई डिटेल्ड वर्जन नहीं है, लेकिन इससे ये आपके लिए काफ़ी सुपर हेल्पफुल होने वाला है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। सो अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ध्यान रखना है ना। कॉलोनियलिज्म इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय अनइक्वल एक्सचेंज। सेकंड वन इज इन अ कॉलोनियल स्टेट द बेसिक कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन द हैंड ऑफ द कॉलोनी इटसेल्फ। कॉलोनियलिज्म इज कंसिडर्ड एज अ डिसऑर्डर्ड फॉर्म और कैपिटलिज्म, ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा है। देखिए अनइक्वल एक्सचेंज ये तो होता ही है ना। कॉलोनियल स्टेट के अंदर जो बेसिक कंट्रोल होता है, क्या वो कॉलोनी के हाथों में ही होता है। जैसे इंडिया को अगर ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया तो उसके जितना भी रेवेन्यू वगैरह जो जनरेट हो रहा था वो सब हमारे हाथ में था, नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। ये तो हो ही नहीं सकता है, ऑल ऑफ द अबव तो कैंसिल हो ही गया। हु गेव द फेमस ड्रेन ऑफ बेल थ्योरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ड्रेन ऑफ बेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ऊपर डिस्कस किया था दादा भाई नौरोजी। ओके, थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड नेवर बीन कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश की कभी भी कौन सी कंट्री कॉलोनी नहीं बनी है। कनाडा बनी है, ऑस्ट्रेलिया बनी है, इंडिया बनी है, जापान नहीं बनी है। सो डी इज करेक्ट। ओके, फोर्थ वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म न्यू कॉलोनियलिज्म। आप न्यू कॉलोनियलिज्म से क्या समझते हैं। देखिए न्यू कॉलोनियलिज्म होता क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अ टेरिटरी एंड इट्स पीपल बाई एन एक्सटर्नल पावर। नो, ये तो कॉलोनियलिज्म होता है। कॉलोनियलिज्म होता है कि किसी भी कंट्री के ऊपर अपना डायरेक्ट कंट्रोल बना लेना, जैसा कि ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये तो हो नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि न्यू कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है। इनडायरेक्ट मेथड टू कंट्रोल टेरिटरी एंड इट्स पीपल बाय एन एक्सटर्नल पावर, है ना। तो कौन सा होगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोथ तो हो नहीं सकते, नॉन ऑफ द अबव पॉसिबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। इंडिया के कॉलोनियलिज्म का कौन सा स्टेज इनमें से पार्ट नहीं है, बताइए। सो मर्सेंटिलिज्म ये तो है, लेजिस फेयर ये भी है, फाइनेंस इंपीरियलिज्म ये तो है। नेशनलाइजेशन, क्या इंडिया के अंदर नेशनलाइजेशन हो रहा था, नो। ब्रिटेन था वो नेशनलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा था, नो। ये उसकी स्टेज का पार्ट था, नो। क्यों, वॉज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो बताइए क्या ड्यूरेशन था, 1757 टू 1813, 1857 टू 1813, 1600 टू 1757, या नॉन ऑफ द अबव। देखिए 1857 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बाद तो रिवॉल्ट होने लग गए थे। और 1600 टू 1757 वाले टाइम पर मुगल एरा हमारे यहाँ पर रूल कर रहा था। तो 1757 इज करेक्ट, 1757 टू 1830, नॉन ऑफ द अबव नहीं हो सकता है। ओके, सो सेवेंथ वाले को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। हमने ऊपर पढ़ा था सेकंड स्टेज क्या था, यहाँ पर एरा ऑफ फ्री ट्रेड की बात हो रही थी। So first is the change in a economy, polity, administration, social culture and ideology structure was initiated. क्या ये फ्यूचर है, क्या ये फ्यूचर है, ये तो फ्यूचर है, क्योंकि सोशल कल्चर आइडियोलॉजी इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होता है उनका। द चेंज वर ब्रॉट इन द नेम ऑफ अ डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। जो भी चेंज होते हैं वो डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर होते हैं। कैपिटलिस्ट वर नॉट अलाउड टू डेवलप प्लांटेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और जो कैपिटलिस्ट होता है वो प्लांटेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री वगैरह डेवलप नहीं करता। ये कैसे पॉसिबल है। देखिए जो कैपिटलिस्ट, जो हमारी इंडिया को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलोनी बनाया, तो उसके अंदर क्या किया था, उन्होंने डेवलप किए प्लांटेशन, ट्रेड के ऊपर अपनी मोनोपोली बनाई, और इंडस्ट्री एरिया को, मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया नहीं, लेकिन वो इंडस्ट्री एरिया को लेकर आए यहाँ पर। सो सी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे हम 8th को डिस्कस करेंगे।
फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर भी आपको इनकरेक्ट, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो इनकरेक्ट है ना, और यहाँ पर नॉट, इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बेसिकली ये एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं, है ना। तो फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसके अंदर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है रिगार्डिंग कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट स्टेज वॉज द मोनोपोली ऑफ ट्रेड। फर्स्ट स्टेज क्या था कि वो ट्रेड के ऊपर अपनी मोनोपोली बना लेते हैं, सही बात है। इन द सेकंड स्टेज ट्रांसपोर्ट वाज डेवलप्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्सपोर्ट, सही है, क्योंकि वो एरा ऑफ फ्री ट्रेड की बात कर रहे थे जिसके अंदर वो हमारे रॉ मटेरियल को लेके जाते हैं और वो दूसरी कंट्री के अंदर, मतलब खुद की कंट्री के अंदर ले जाके उसे गुड्स तैयार करते हैं। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट देखना है, लिबरल इंपीरियलिज्म वाज द न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन द फर्स्ट स्टेज। अब इसके अंदर बोल रहा है फर्स्ट स्टेज के अंदर लिबरल इंपीरियलिज्म की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई इधर तो मोनोपोली ट्रेड एंड प्लंडर की बात हो रही है, लूटपाट मचा रहे हैं, मोनोपोली हो रही है ट्रेड के ऊपर, है ना। तो सी इज अनकरेक्ट। ओके, सो लेट्स गो ऑन 9। सो 9 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द थर्ड स्टेज एरा ऑफ फाइनेंस इन इंडिया। देखिए एरा ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे थे थर्ड स्टेज के अंदर, अभी हमने डिस्कस किया, तो इसके अंदर कौन सा है, इसका ड्यूरेशन क्या था, 80, 62, 90, 47। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस। इन दिस फेज द गवर्नर ऑफ इंडिया एम्ड टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए सही है, ड्यूरेशन यही था 80, 62, 90, 47। और ब्रिटिश जो इकोनॉमी पॉलिसीज थी वो रेलवे के रिगार्डिंग थी, यहाँ पर टेलीग्राफ सर्विस वगैरह भी आ गए थे जिसकी वजह से जो न्यूज़ वगैरह थी वो जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रही थी, है ना। इन दिस फेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड इंक्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी इंडिया के अंदर, रेलवे वगैरह देखने को मिल रही थी, इंडस्ट्री एरिया भी आ रहा था, तो सारे सही है, ऑल ऑफ द अबव, है ना। अब 8th वाला है, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वॉज लार्जली ड्यू टू द, किस कारण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी का हुआ। एक्सपेंसिव ब्रिटिश गुड्स एक्सपोर्टेड टू इंडिया, चीप ब्रिटिश गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया, एक्सपेंसिव इंडियन गुड्स एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, या नॉन ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स बी, चीप ब्रिटिश गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया। देखिए यहाँ से सस्ते दामों पे वो रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे और फिर वहाँ से गुड्स तैयार करने के बाद हमारे ही इंडिया को उन्होंने मार्केट बना लिया था, तो महंगे दामों पर यहाँ पर आकर उसे बेच रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, उनका डबल रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, कहीं ना कहीं हमारा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था वो यहीं से निकल के आता है कि उन्होंने हमारा शोषण किया, हमारी इंडियन इकोनॉमी का शोषण किया और लोगों को दबाया। इस वजह से बहुत सारे रिवोल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ की जो इंडस्ट्री वगैरह थी, या जहाँ तक बोल सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह की बात करते हैं, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर चरखा वगैरह की बात होती है ना, कॉटन वगैरह को जनरेट करने की बात होती है, खादी की बात होती है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे बहुत ही सस्ते दामों पे। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं वो ड्रेन होने लग गई थी, है ना। इसी के साथ इसे हम एंड करते हैं। यहाँ पे हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से बन सकते थे उनका डिस्कस किया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरीके की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आगे ऐसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक लिए जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए।